कैसे हो दोस्तों। सन 1824 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर में खदान के मजदूरों को कुछ अजीब सी हड्डियां मिलती है। देखने में ये हड्डियां किसी प्राचीन राक्षस की लग रही थी, इसलिए मजदूर इन हड्डियों को डॉक्टर विलियम बकलैंड के पास भिजवा देते हैं। जिसके बाद ये सामने आता है कि ये किसी राक्षस की हड्डियां नहीं बल्कि किसी ऐसे जीव की हड्डियां हैं जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। डॉक्टर विलियम बकलैंड ने इसे मैग्लोसॉरस का नाम दिया, यानी कि एक विशालकाय छिपकली, और बाद में इन्हीं जीव का नाम डायनासोर रखा गया। लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी में राज करने के बाद डायनासोर के इतिहास के बारे में इंसानों को सिर्फ 200 साल पहले पता चला, यानी कि इंसानी इतिहास के एक लंबे समय तक डायनासोर हमारे लिए अनजान बने रहे। इसलिए हमें किसी पुराने स्क्रिप्चर, टेक्स्ट और रिलीजन में डायनासोर का कोई मेंशन नहीं मिलता, क्योंकि उस समय डायनासोर शब्द उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर था। आज की वीडियो में हम एवोल्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कैसे डायनासोर इवॉल्व हुए। पिछली बार हमने देखा था कि टिकटेलिक नाम का एक क्रिएचर शिकारी से बचकर पानी से बाहर निकलने का फैसला करता है। ये नई दुनिया नए खतरों से भरी हुई थी, ऐसे खतरे जिसका सामना इससे पहले इसने कभी नहीं किया था। लेकिन एक नई दुनिया बसाने के लिए ये खतरा उठाना काफी जरूरी है। सबसे पहले उसका सामना हुआ सन से, क्योंकि पानी में रहने वाले क्रिएचर की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, लेकिन जमीन में रहने के लिए उसे काफी सख्त होना जरूरी है। करीब 340 मिलियन ईयर अगो एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इसकी स्किन मोटी और मजबूत हुई, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से जमीन पर रहने वाला क्रिएचर नहीं था। ये एक ऐसा जीव था जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकता था, जैसे कि आज के समय में मेढक, मगरमच्छ और सांप करते हैं। ऐसे जीवों को एम्फीबियन कहते हैं। इस क्रिएचर की बॉडी जमीन पे रहने के लिए अडेप्ट हो गई थी, लेकिन ये अभी भी एम्फीबियन की तरह सॉफ्ट सेल वाले अंडे देता था, यानी कि इसे अंडे देने के लिए पानी पे जाना जरूरी था। लेकिन बाद में एवोल्यूशन की वजह से एग की सॉफ्ट सेल एक हार्ड सेल में बदल गई, जिसके अंदर पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स सेफ रहते थे। इसका मतलब ये था कि ये क्रिएचर अब जमीन पे भी अंडे दे सकता था। और इन अंडों से निकले कैसिनीरिया, वो जीव जो पूरी तरह से जमीन पे रहने वाले जीव थे, और यही वो प्रजाति थी जिससे बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स बनने वाले थे। और यहाँ पे हमें हमारे एक फेमस क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। हम चाहे इसमें जितनी बहस कर ले, लेकिन इसका सही जवाब हमेशा ये है कि पहले अंडा आया और फिर इस अंडे से वो जीव निकला जिसे हम मुर्गी कहते हैं। जिस तरीके से कैसिनीरिया के पेरेंट एम्फीबियन थे, यानी कि जमीन और पानी पे रहने वाले जीव थे, जबकि कैसिनीरिया पूरी तरह से जमीन पे रहने वाला जीव था। इसी तरह मुर्गी के पेरेंट पूरी तरह से मुर्गी नहीं थे। अब टॉपिक पे वापस चलते हैं। अब जमीन की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये दुनिया विशालकाय जीवों की दुनिया थी, जिसमें 6 फीट लंबे मिलीपीड्स और एक बड़े डॉग के बराबर स्कॉर्पियन देखने को मिलते थे। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। कैसिनीरिया इस नए माहौल में ढलने लगी। हमेशा आसपास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी कि धीरे धीरे करके क्रिएचर का दिमाग भी इवॉल्व होने लगा। करीब 270 मिलियन ईयर अगो कैसिनीरिया से 2 अलग अलग ब्रांच पैदा होती है। एक ब्रांच थी रेप्टाइल्स की, जो कि डायनासोर के पूर्वज हैं, और दूसरी ब्रांच थी स्नैपसीड्स की, जो मैमल्स के पूर्वज हैं। यहाँ पे हमें प्रोटोरोसॉरस और वेरानोप्स देखने को मिलते हैं। वेरानोप्स मैमल्स के पूर्वज थे और प्रोटोरोसॉरस डायनासोर के। लेकिन कमाल की बात यहाँ पे ये है, प्रोटोरोसॉरस शिकार था जबकि वेरानोप्स उसका शिकारी। करीब 240 मिलियन ईयर अगो एवोल्यूशन एक बार फिर से पूरे खेल को बदल देता है। छोटे छोटे लेजर्ड अब बड़े बड़े रेप्टाइल्स में बदल चुके थे। मिलिए स्कूडोसॉरस से, एक ऐसा जीव जिसे आप आज के टर्टल से कंपेयर कर सकते हैं। इसकी बॉडी पूरी तरीके से एक कवच से ढकी रहती थी। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर के बीच होती थी और वजन 300 से 500 किलो तक हो सकता था। लेकिन ये एक शाकाहारी जीव था। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये एक शिकार था, और इसका शिकारी था गॉर्गोनॉप्सिड, प्राचीन समय का एपेक्स प्रेडिटर, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। सब कुछ अर्थ पे एकदम परफेक्ट चल रहा था। समुद्र और जमीन पे लाइफ फल फूल रही थी। लेकिन फिर पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना होती है जो पृथ्वी से 95% लाइफ को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देती है। अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जिसे द पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है, या इसे जाना जाता है द ग्रेट डाइंग। समय था करीब 252 मिलियन ईयर अगो। इसकी शुरुआत वॉल्केनिक इरप्शन से शुरू होती है, जिसकी वजह से लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाती है, जिससे वॉल्केनिक इरप्शन के साइट के सारे जीव मौके पर ही मारे जाते हैं और पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगता है।
जिससे पानी भी सूखने की कगार पर आ जाता है। पृथ्वी की दूसरी साइड जो क्रिएचर थे वो सब वॉल्केनिक इरप्शन से तो बच गए, लेकिन जो ऐश एटमॉस्फेयर पे गई थी वो उन पे मौत बन के बरसी और वो भी मारे गए। एक छोटी घटना अब एक पूरे ग्लोबल डिजास्टर में बदल चुकी थी। एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से एसिड रेन हुई, जिससे समुद्र के जीव भी मारे जाने लगे। ये एक्सटिंक्शन इतना बड़ा था कि इससे 96% सी लाइफ और 57% इंसेक्ट मारे गए। दूसरे शब्दों में कहे तो 95% स्पीसीज खत्म हो गए। सिर्फ वही जीव बच पाए जिन्होंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया। और जो जीव बच गए उनमें से एक आगे चल के इंसान बने और दूसरे बने डायनासोर। करीब 220 मिलियन ईयर अगो यानी कि द ग्रेट डाइंग के बाद एक बार फिर से एवोल्यूशन हुआ। एक बार फिर से शिकार और शिकारी का खेल बदल गया। रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ हरेरासोरस, जो कि एक अर्ली डायनासोर है। इसकी लंबाई 4 से 6 मीटर के बीच होती थी। और मैमल से इवॉल्व हुआ साइनोडॉन्स, जो चूहे जैसा दिखने वाला एक शिकारी जीव था। इसकी स्किन बालू से ढकी हुई होती थी। इसे आप आज के छछूंदर और चूहे से कंपेयर कर सकते हैं। और ये डायनासोर साइनोडॉन्स का शिकार किया करते थे। अब डायनासोर से बचने का एकमात्र तरीका ये था कि छोटे हो जाओ और बिलों में घुस जाओ, जिस वजह से मैमल के पूर्वज और भी छोटे होते चले गए, जबकि डायनासोर के पूर्वज बड़े और ताकतवर होते गए। अब यहाँ से शुरू होता है डायनासोर का एक लंबा इतिहास। एकमात्र ऐसी प्रजाति जो 165 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर सरवाइव कर पाई। चलिए एक नज़र इनकी टाइमलाइन पे डाल देते हैं, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जिसमें सबसे पहले आता है ट्रायसिक पीरियड, एक ऐसा पीरियड जिसमें डायनासोर का जन्म और विकास होता है। हरेरासोरस, इओरैप्टर्स जैसे शुरुआती शिकारी इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है जुरासिक पीरियड, और ये नाम फेमस हुआ था जुरासिक मूवीज से। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो डायनासोर हमें जुरासिक मूवीज में दिखाई जाते हैं वो जुरासिक पीरियड को बिलोंग ही नहीं करते, क्योंकि इस समय सिर्फ हमें ब्रैंकियोसोरस, स्टेगोसोरस जैसे बड़े बड़े जाइंट देखने को मिलते हैं। और फाइनली आता है क्रेटेशियस पीरियड। यही वो पीरियड है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हमें हमारे सारे फेवरेट डायनासोर इसी पीरियड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर्स। ये समय डायनासोर का था जिसमें मैमल्स एक साइड कैरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे। इसमें डायनासोर की इतनी प्रजातियां पाई जाती थी कि उसे बताने के लिए हमें एक पूरी वीडियो चाहिए। इसलिए हम अगली वीडियो में डायनासोर की सारी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे और एवोल्यूशन की अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।